हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड सेट है और इसमें हम बात करने वाले हैं बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जो कि सीईटी के एग्ज़ाम में मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि इन द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन 29.2 और ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, कह रहे हैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। इसे समझने से पहले ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं। लेट्स से जब भी तुम्हारे सामने वर्ड आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से हमारे पास कोई वैल्यू है और उसके 4 से 5 प्रिंसिपल हैं जिसे आप बड़ी आसानी से एनसीईआरटी में पढ़ सकते हैं। ठीक, तो इसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं आप और फिजिक्स में ही पढ़ते हैं बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ वैल्यूज़। और इवन अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो कंप्यूटर्स में मोस्टली इसका यूज़ किया जाता है टू स्टोर द डेटा। ऑलराइट, अब इसमें याद क्या रखना है कि जब कोई चीज़ एडिशन हो और या फिर सब्सट्रैक्शन, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा सम के बाद या फिर सब्सट्रैक्ट करने के बाद, उसमें जो लीस्ट नंबर ऑफ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोलता हूँ कि मेरे पास ये कोई नंबर है, ये कोई नंबर है, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा आंसर आएगा 0.04। ठीक है, इस तरीके से नंबर आ गया। तो यही क्या होगा, हमको ये पूरा का पूरा नंबर कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें 2 डिजिट है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, मैक्सिमम नंबर होते हैं उनको कंसिडर करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की और डिवीज़न की, तो इस कंडीशन में हम जो है लीस्ट नंबर को कंसिडर करते हैं जिसमें कम से कम नंबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मेरे पास ये नंबर था 2.2 और एक नंबर है मेरा 2.22। ऐसे अगर मैं इनको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो इनका जो भी प्रोडक्ट आएगा XYZ, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट आने वाला है वही क्या होगा, उसके अंदर मुझको ये 2 डिजिट ही लेनी है, कंसिडर करनी है। जैसे हम करके देखते हैं इसको, तो ये हो जाएगा पहले 22 4 एंड देन 6, लेट मी करेक्ट इट वंस, ये आएगा हमारा यहाँ पर 8 and then we come along with 8। ये नंबर हो गया। पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट है 3 डिजिट के बाद, 1 2 3, ये आ गया हमारा पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारे पास एक नंबर आ जाता है यहाँ पर। अब जब हम इसका आंसर निकालेंगे या इसको आंसर बनाएंगे तो ये आएगा 4.8, यानी कि यहाँ पे जो लीस्ट नंबर था पॉइंट के बाद, सिर्फ और सिर्फ आंसर के अंदर तुम पॉइंट के बाद एक नंबर ही या एक ही डिजिट को ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते अगर केस हमारा मल्टीप्लिकेशन का और डिवीज़न का होता है तब। अब यहाँ पर जब तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हुआ क्या है, लेट्स से कि सबसे पहले हमारे पास 29.2 माइनस 20.2 एंड देन 1.79 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइड बाई 1.37। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को निकालेंगे। तो ब्रैकेट की वैल्यू हमारे पास जब 29.2 से 20.2 जा रहा है तो ये बच क्या आ रहा है 9.0 इंटू 1.79 इंटू 10 की पावर 5 एंड देन 1.37। अब हमारा जो ये रिज़ल्ट आया है, ये हमारा जो आया है ये सब्सट्रैक्शन का था और इसमें मिनिमम डिजिट क्या थी 1, अगर हम 0 के बाद देखने की कोशिश करें तो लेट्स से अगर हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं तो यहाँ पर जैसे 2 डिजिट दिखाई गई हैं, लेकिन इन द एंड जो हमारा रिजल्ट आएगा वो आएगा इन टर्म्स ऑफ पॉइंट के बाद ओनली सिंगल डिजिट। ऑलराइट, तो लेट्स से इसका जैसे सपोज करें इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन कराई, फिर हमने इसकी मल्टीप्लिकेशन इसको डिवाइड कराया तो हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पर 1.76 इंटू 10 की पावर 5। ठीक,
फिर क्या करेंगे, हम पॉइंट को यहाँ लेके जाएंगे हमेशा की तरह, तो 1.176 इंटू 10⁻5। अब इस वैल्यू को कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया जाता, और यहाँ पर आंसर बनाने के लिए हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, जो आएगा 1.2 इंटू 10⁻5। यानी कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर वो होंगी सिग्निफिकेंट फिगर एक इसका और एक इसका, तो दैट्स मीन 2। तो आंसर होना चाहिए हमारा बी। तो इस तरीके से तुमको 2-3 चीज़ों का याद रखना है कि यहाँ पर होने क्या वाला है। ऑलराइट, अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है ये भी लगभग सिग्निफिकेंट फिगर से ही है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं। ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि देखें आपके पास एक सैंपल है 8.4 ग्राम का, सैंपल ऑफ एथाइल अल्कोहल कंटेन 0.002 ग्राम ऑफ वाटर। द अमाउंट ऑफ प्योर एथाइल अल्कोहल टू द प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इज, प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट यानी कि आपके पास था 8.14 से आपको सब्सट्रैक्ट करना है 0.002, यानी कि यहाँ पे 0 लगा देंगे। अब 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा, कैरी करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा लेस से 8, देन यहाँ पर 9 और यहाँ पर आ गया 3 पॉइंट, और यहाँ पर आएगा हमारा 18। ये आता है हमारे पास ग्राम में नंबर। अब जैसा हमने अभी डिस्कस किया था कि जब भी कहानी या जब भी हमारी स्टोरी अराउंड द एडिशन और सब्सट्रैक्शन के अराउंड होगी, तब हमको वो सारी की सारी फिगर लेनी पड़ेगी। तो दैट्स मीन यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा ये सब वाला, यानी कि सारी की सारी जो उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सबको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन अ हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक। जब भी हम SCP की बात करते हैं तो SCP के अंदर जो सिग्निफिकेंट जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो पाया जाता है 12, ठीक। रीज़न इसके अंदर अरेंजमेंट होता है ABA टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी कि AB टाइप का अरेंजमेंट इसके अंदर पाया जाता है। लेट्स से यहाँ पर ये कोई मेटल आयन है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक इधर आ जाएगी मेटल, दूसरी इधर आ जाएगी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ठीक। इसके बाद क्या होगा, ये इसके ऊपर वाले केस में कुछ ऐसी फिगर बनेगी, यानी कि वो तीनों की तीनों आ जाएंगी जस्ट इस मेटल के ऊपर, ठीक है। ऐसे ही फिर इसके डाउन साइड में भी 3 बन जाएंगी, यानी कि एक ट्रायंगल ये आ गया और एक ट्रायंगल ये आ गया और ये आ गया हमारा हेक्सागोनल। ऑलराइट, अब इस मेटल आयन को पहले तो ये 6 टच कर रहे हैं, फिर ये 3 टच कर रहे हैं और फिर ये 3 टच कर रहे हैं। दैट्स मीन यहाँ पे टोटल जो कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए वो 12 होगा। इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। लेट्स से नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट, उसमें हम बात करते हैं 4th वाले की, ठीक। तो जब आप 4th वाले को देखते हैं एक बार ध्यान से, तो आपको आंसर यहाँ पर मिलना चाहिए। लेट्स से इन्होंने 4th वाले में बोला क्या है, पहले ये समझते हैं। ये बोल रहे हैं कि इन ए सॉलिड AB हैविंग द NaCl स्ट्रक्चर, यानी कि एक सॉलिड AB है वो क्या है, NaCl स्ट्रक्चर कंटेन करता है। ऑलराइट, देन ऑक्यूपाई द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक सेल। ए जो है वो ऑक्यूपाई करता है कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिक सेल, यानी कि जितने भी क्यूबिक सेल के कॉर्नर्स हैं वो ऑक्यूपाई करेगा। इफ़ ऑल द फेस सेंटर एटम अलोंग वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड, यानी कि जितने भी फेस सेंटर्ड एटम हैं वो सारे रिमूव कर दो, और साथ में रिमूव कर दो इफ़ ऑल द फेस सेंटर्ड एटम अलोन वन ऑफ द एक्सिस आर रिमूव्ड देन द रिजल्टेंट स्टोक्योमेट्री ऑफ द सॉलिड इज। तो ये बताना है कि रिजल्टेंट स्टोक्योमेट्री क्या होगी। जैसे इसी को समझने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा, और इसके आंसर को कैसे निकाला जा सकता है ये समझना है, ठीक है। तो सपोज़ करें कि नंबर एक एक्सिस की बात चल रही थी, तो यहाँ पे जो नंबर था नंबर ऑफ ए रिमूव्ड, तो जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ ए रिमूव्ड तो ये होता है हाफ डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे एक कटा और हमारा बचा क्या 1, यानी कि एक एक्सिस की तरफ से एक एटम निकलता है जो नंबर ऑफ बताएगा हमको कि कितने एटम वहाँ से गायब हुए, तो एक यहाँ पर रिमूव हो गया। अब अगर हम बात करते हैं NaCl की स्ट्रक्चर की, तो NaCl की स्ट्रक्चर में जो रेशियो होता है वो 4:4 होता है, यानी कि एक क्रिस्टल के अंदर।
ऑलराइट, तो ए के अंदर रिमूव के बाद कितने बचेंगे, तो रिमूव के बाद बचेंगे उसके अंदर आफ्टर रिमूवल 4 - 1 दैट्स कम्स आउट टू बी 3। एंड अगर बी की बात करें तो दूसरा वाला जो होगा उसके अंदर टोटल हो जाएंगे 4, यानी कि फॉर्मूला होना चाहिए A3B4। कहाँ पर है, ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, तो आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा। आगे बात करते हैं द मोलरिटी ऑफ द प्योर वाटर। मोलरिटी ऑफ द प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो लेट्स से आपको पता है कि 1 लीटर बराबर होता है 1000 ग्राम के, और इसका वाटर का जो मोलर मास है दैट इज़ 18 ग्राम पर मोल। तो अगर हम मोलरिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये हो गया हमारा लेट्स से W फॉर द सॉल्यूट। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मोलरिटी की, तो मोलरिटी होगी M बराबर W2 डिवाइड बाई M2 इंटू 1/1 kg, क्योंकि हमारे पास जो लिया है हमने 1 kg का लिया है। ठीक, तो ऊपर हमने लिखा 1000 और नीचे लिख दिया 18। When you divide by 18 you will find the answer 55.55, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 55.56 मोलर। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। करें द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाटर विल बी, यानी कि अगर 1% सोल्यूशन जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा। तो आपको याद होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो हमने बात की थी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के केस में क्या होता है कि यहाँ पर आप पाओगे कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो हमेशा कम हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक। अब डिप्रेशन की बात चलिए तो जैसे नॉर्मली जो प्योर चीज़ें होती हैं या प्योर वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेस से फ्रीज़ हो सकता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेस से फ्रीज़ हो सकता है, 100 पे तो बॉयल होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसे फ्रीज़ होना था, लेकिन अब वो क्या होगा 0 से नीचे फ्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स से नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आप क्या पाओगे कि क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज़ आस्किंग फॉर के रेशियो बताइए मुझको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का और एवरेज वेलोसिटी का, इन दोनों के लिए एक रेशियो बता दीजिए, ठीक। तो मैं आपको पहले फॉर्मूले बता देता हूँ कि जो रूट मीन स्क्वायर होता है इसको भी लिखते हैं URMS। इसका फॉर्मूला होता है 8RT/m, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरे वाले की जिसको बोलते हैं एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है 8 की जगह हमको यहाँ पे एक वैल्यू लेनी है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपकी जैसे यहाँ पर 3 आती है। इस फॉर्मूले में अक्सर मुझको भी कन्फ्यूज़न होता है, यहाँ पर आती है 8RT और ये लगाते हैं म्यू m। यहाँ पे जो म्यू है ये अक्सर एवरेज के लिए यूज़ किया जाता है कि 2 मॉलिक्यूल का एवरेज निकालते हैं, लेकिन वो भी एक डिफरेंट तरीके से, ठीक। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जनरली जब तुम इन दोनों फार्मूलों को डिवीज़न में रखोगे एक दूसरे के, ठीक, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो एक बार आप इसको खुद निकालने की कोशिश करना। दैट आई एम टेलिंग यू द आंसर इज़ दिस 1.086 रेशियो 1, ठीक। तो ये इसका आंसर है, इसको एक बार कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 8 द टेम्परेचर एट विच रियल गैस ओवेज द आइडियल गैस लॉस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर इज, ठीक। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिसके ऊपर आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगती है नॉर्मल गैसेस, तो उसे बोलते हैं हम बॉयल्स टेम्परेचर।
प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की? तो चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की, थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की, बोहर ने दी थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक, और गोल्डस्टीन ने की थी हमारे प्रोटॉन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड्स ऑन। एनोड रेज क्या होती हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होती हैं। अब पॉजिटिवली चार्ज किसी भी गैस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ रेसिड्यूअल गैस, जो भी गैस है उसके रेसिड्यू पर डिपेंड करेगा। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स वेट व्हेन इट कन्वर्ट्स टू, ठीक। तो यहाँ पर तुमको क्या देखना है, ये फॉर्मूला ही गलत था। यहाँ पर ये होता है, लेट मी मेक इट, ये MnO3 की जगह आता है MnO2, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये इसके बराबर होगा। तो एक बार इसका सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना, फिर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना, और इक्विवेलेंट का हाफ का जब जो भी आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, तो जो इसका मोलर मास है उसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मिल जाएगा। जो आंसर यहाँ पर आएगा उसी के बराबर होगा नेक्स्ट का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन BaH2PO2 का होल ट्वाइस, ऑलराइट। तो जैसे हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ पर इसकी, तो जो Ba होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ठीक है। अगर 2 टाइम हाइड्रोजन है तो उसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा ये 2 बाहर पहले, कुछ इस तरीके से कि ये जो नंबर है इसको हम बाहर लेंगे पहले 2, फिर 2 टाइम हाइड्रोजन है तो +1 होगी, निकाल दी हमको फॉस्फोरस की तो X ले लेंगे, प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हम जानते हैं नंबर ऑफ 2 एटम है इन 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन की होती है -2, और यहाँ पर ब्रैकेट बंद, ठीक, इक्वल टू आ गया 0 के, ऑलराइट। अब ये +2 है, ठीक, प्लस अब अंदर वाली वैल्यू हमको पहले देखनी है, तो यहाँ पर आएगा 2 पॉजिटिव X, और यहाँ पर आ जाएगा -4 = 0, ऑलराइट। देन इट कम्स आउट 2 + 2, एंड देन अंदर क्या हो जाएगा, माइनस कीजिए 2 प्लस का X = 0, देन वी मल्टीप्लाई, देन वी गेट 2 प्लस, जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी तो आ जाएगा 2X = 0। नाउ ओपन इट, 2 - 4 प्लस 2X = 0। अब यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई है -2 इन दोनों के बाद, ठीक, +2X = 0। अब क्या करना है, इस 2 को उधर लेकर जाना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2X = प्लस का 2, इस 2 से इसे काटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, तो X बराबर हो जाएगा +1, यानी कि फॉस्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। इन द क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट यू सी, कह रहे हैं कि द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 298 केल्विन फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर सेल्स आर दीज, ओके। कह रहे हैं विच ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा वाला स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा? तो रिड्यूसिंग एजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट होने के लिए उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की निगेटिव होनी चाहिए, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू है, दैट्स वाई ये हो जाएगा आंसर। Faraday's law of electrolytes are related to atomic number of cation, no way, atomic number of anion, नहीं, equivalent weight of the electrolyte, yes, it is depends on the equivalent weight of electrolyte। फर्स्ट लॉ की बात कर रहे हैं, और सेकंड लॉ में भी यही लगेगा। द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड्स, CH4 कोवलेंट होता है, H2 कोवलेंट होता है, KCl आयनिक होता है। जब हम बात करेंगे KCl की, तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N, और इस पे है निगेटिव चार्ज, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट टेक पार्ट इन फॉर्मिंग द बॉन्ड्स इन N2, तो हम जानते हैं कि N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, तो 3 के डबल क्या हो गया, 3 × 2 कम्स आउट टू बी 6, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा। कह रहे हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन इतने में रिलेशन इन बिटवीन Kp एंड Kc, तो Kp Kc के बीच का रिलेशन कुछ ये है, Kp Kc, और यहाँ पर आता है RT, और ऊपर लिखते हैं डेल्टा Ng, ठीक। ये होता है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, डिफरेंस इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो अगर हम बात करेंगे डेल्टा एन जी की, तो यहाँ पर आप देखें दो क्या है प्रोडक्ट में है और एक और दो, दो ही क्या है रिएक्टेंट में है, तो ये कट गया, आंसर आया 0। तो अगर मैं के पी इक्वल टू के सी और यहाँ पे आर टी की वैल्यू रखता हूँ मैं 0, तो जैसे मैं 0 रखूँगा हमको पता है कि ये टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर हो जाएगी और के पी इक्वल टू आ जाएगा किसके, के सी के। तो यहाँ पर आंसर ये सवाल। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं, कह रहे थे यूनिट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ गैसियस रिएक्शन। ये गैसियस रिएक्शन है, इसकी यूनिट बतानी है। तो लेट्स से अगर हम केपी की बात कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा प्रोडक्ट, तो वो है N2O2, राइट। नीचे जाएगा रिएक्टेंट, तो ये आ जाएगा NO की पावर 2, ठीक। अब ऊपर वाली की पावर को यूनिट दिखा रहे हैं एटीएम में, नीचे की भी यूनिट है एटीएम का स्क्वायर। तो अब ये क्या होगा, एटीएम ऊपर 1 माइनस 2, यानी कि हमारी जो यूनिट आ रही है एटीएम माइनस 1, यानी कि यहाँ पर आंसर होगा बी वाला। अगला क्वेश्चन दिया है कि गिवन दैट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ H2O इज दिस, ठीक, व्हाट इज द पीके वैल्यू फॉर KOH। KOH के लिए पीके वैल्यू क्या होगी, तो ये जो मोलरिटी दे रखी है यानी कि 0.001 वो कंसंट्रेशन है किसकी, OH माइनस की। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर OH की डायरेक्ट वैल्यू निकालता हूँ मैं, कंसंट्रेशन ऑफ OH निगेटिव, राइट। यहाँ पे आएगा माइनस लॉग और यहाँ पे आ गया 10 की पावर 3। अब हमेशा पावर कहाँ जाती है, आगे आ जाती है, तो माइनस 3 लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा, इंटू 1 इक्वल टू 3, यानी कि POH आ गया मेरा 3। लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है pH बताएं, तो pH इक्वल प्लस POH इक्वल टू होता है 14 के, ठीक। तो मुझको pH चाहिए है, तो दैट्स वाई मैं क्या करूँगा 14 माइनस POH ले जाऊँगा इधर, और यहाँ पे 14 माइनस 3 कम्स आउट टू बी 11, तो दैट इज़ द आंसर। ऑलराइट, नाउ व्हाट दे सेइंग कि भाई pH जो है 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। अगर हम बात करेंगे pH किसका बढ़ता है ये बताना है, तो सबसे पहली बात याद रखनी है कि जितने भी एसिड होते हैं उनका pH हमेशा लेस देन 7 होता है और न्यूट्रल वालों का 7 होता है, और जितने भी बेस होते हैं उनका pH ग्रेटर देन 7 होता है। नाउ अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात होगी देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको याद रखना पड़ेगा कि बेस हमारे हमेशा स्ट्रॉन्गर होते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखें कि एसिड का कम होता है, यानी कि सबसे पहले एसिड ही आएगा, तो यहाँ पर NaCl दिया है, यहाँ पर एसिड दिया है तो ये हो सकता है, यहाँ पर NHCN दिया था तो ये नहीं होगा, फिर यहाँ पर आ गया HCl, फिर आ गया NaCl, फिर आया NaCN, फिर आया NH4Cl, ठीक। तो लेट्स से अंडरस्टैंड, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पर HCl है, ठीक, पहले हम दूसरा देखते हैं, फिर है NH4Cl, तो ये जो सॉल्ट बना है ये बना है वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि जो Cl है इसके पास वो आया होगा HCl से, तो दैट्स मीन ये जो होना चाहिए ये अपनी सही जगह पर है जस्ट इसके बाद। लेकिन NaCN का pH जो होगा वो होगा 7, तो फिर इसके बाद ये आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना था तो इस पर एसिडिक करेक्टर होगा, फिर इसके बाद 7 वाला आ गया, और यहाँ पर जो दिया है NaOH प्लस HCN की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बन के आता है NaCN प्लस H2O। तो यहाँ पे ये क्या है, अब स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इस ये जो सोल्यूशन बनाएगा इसका वो यहाँ पर दिखाएगा मोस्टली बेसिक करेक्टर, तो दैट्स वाई ये ऑर्डर ठीक है। इसको एसिडिटी और बेसिसिटी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर समझा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहे हैं द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। द रेट कांस्टेंट जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। उसका इनिशियल और फाइनल कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता, ना ही उसका एज सच को टाइम से कोई लेना देना है। इट चेंजेस विद द टेम्परेचर। द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। कंसंट्रेशन नहीं, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कंसंट्रेशन पे। कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इस पर भी डिपेंड नहीं करता, ठीक। और टाइम पर नहीं डिपेंड करता, ये भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। दोनों सिमिलर ही क्वेश्चन है। साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो 1 एंगस्ट्रॉम से लेकर 1000 तक एंगस्ट्रॉम तक होते हैं, लेकिन यहाँ पर यूनिट दिए उन्होंने माइक्रो, मिली माइक्रो व मिली माइक्रो। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यही सवाल होगा 0.1। एक बार कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन कोगुलेशन ऑफ ए गोल्ड सोल्यूशन। गोल्ड सोल्यूशन के कोगुलेशन के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आयन हो और जिसके अंदर सबसे ज़्यादा चार्ज हो, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है एक के ऊपर Na पॉजिटिव और NO3 निगेटिव, तो एक ही एक चार्ज है। यहाँ पर आ जाएगा Mg पॉजिटिव और Cl 2 टाइम निगेटिव, ठीक। यहाँ पर भी 2 टाइम पॉजिटिव है, यहाँ पर 2Cl निगेटिव हो गया, टोटल आयन भी 3 बैठ रहे हैं। चार्ज का होना बहुत ज़रूरी है। Na3 पॉजिटिव 3 टाइम है तो दैट्स मीन पॉजिटिव का चार्ज 3 हो जाएगा और PO4 3 निगेटिव। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो K है इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो हमारा Fe है वो CN6 और यहाँ पर चार्ज आ रहा है हमारा 4 निगेटिव। तो गोल्ड के लिए निगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होना चाहिए, दैट्स मीन आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें ध्यान से तो इन्होंने बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर द रिएक्शन। कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर फॉर द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन। तो इसको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जैसे आप जानते हो कि डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E के प्लस डेल्टा NG/RT के। अब इन्होंने पूछा था डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या करेंगे, डेल्टा H माइनस डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा NG/RT। अब नाउ लुक एट द रिएक्शन, व्हाट रिएक्शन इज सेइंग। कि अगर मैं बात करूं डेल्टा NG की, तो हमेशा की तरह डेल्टा NG के अंदर सबसे पहले देखेंगे हम ये, तो इसमें ये तो आया है लिक्विड, दिखा रखा है क्लियरली, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है गैस, ठीक है। तो यहाँ पर ये गैस आ गई, फिर यहाँ पर ये जो है ये भी गैस है और ये वाला जो होगा ये भी क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में है 12 माइनस 15 है रिएक्टेंट में, तो टोटल आ गया -3, ठीक। तो इस -3 वैल्यू को उठा के कहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखते हैं -3, R की वैल्यू होती है 8.134314 इंटू, और जो तुम्हारी T की वैल्यू होगी वो 298 हो जाएगी। व्हेन यू डू द कैलकुलेशंस व्हाट यू फाइंड आउट, कैलकुलेशन के बाद जो तुमको आंसर मिल रहा है इसका, ठीक है, उस आंसर की अगर हम बात करें तो लेट्स से यू सी के मैं एक बार पेपर पे करके देखता हूँ, तो दैट कम्स आउट -7433 जूल, ठीक। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ kg में तो ये आएगा -743 किलो जूल। लेट्स चेक द आंसर। तो इसका आंसर ये सवाल है -7.43 किलो जूल। इस तरीके से आप आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर, एंडोथर्मिक की बात चल रही है, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसकी ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, ये रहा रिएक्टेंट और ये रहा प्रोडक्ट, तो इनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वेयर डेल्टा H रिप्रेजेंट्स द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इन किलो जूल पर मोल, ठीक। द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी लेस देन डेल्टा H, नहीं ये तो हो ही नहीं सकती लेस देन डेल्टा H, एक्सोथर्मिक में लेस देन डेल्टा H होती है, 0 भी नहीं हो सकती,
इक्वल टू डेल्टा एच नहीं, इक्वल टू डेल्टा एच भी नहीं होगी, ठीक है, ये होगी मोर देन डेल्टा एच, यानी कि हमेशा हमको अपने पास से और भी ज़्यादा एनर्जी को सप्लाई करना पड़ेगा अगर हमें रिएक्शन करानी है तो। नाउ लेट्स लुक एट इट। आइसोटोन्स कहना है, इसका आइसोटोन कौन है, तो पहले समझो आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है। आइसोटोन्स का मतलब होता है ऐसी स्पीसीज जिनके सिमिलर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। अब इसके अंदर जीई के अंदर दिया है 32 एटॉमिक नंबर एंड 76 एटॉमिक मास। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को निकालने के लिए फॉर्मूला होता था A = P + N न्यूट्रॉन्स। अब हम क्या करेंगे, इस A का हमको पता है, P का हमको पता है, हमको न्यूट्रॉन निकालने, तो N बराबर हो जाएगा A - P। तो देयर इज 76 - 32 कम्स आउट, लेट्स से यहाँ पर बचेगा हमारा 4 और यहाँ पर बचेगा दूसरा 4, यानी कि ये आ गया हमारा 44। ठीक, अब हमको देखना है कि यहाँ पर 44 किस किस का है। लेट्स से लुक एट इट। अगर मैं इसको इस वाले नंबर से सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है मेरा 5 एंड देन 4, तो ये तो नहीं हो सकता। लेट्स सी दीज 1 2, here it is 3 and 4, तो इट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और 4, दैट इज़ पॉसिबल, यानी कि ये मेरा आंसर होगा। अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2 और देन 4, ये भी आंसर नहीं है, तो दैट्स मीन ये क्या है, मेरा प्रॉपर आंसर है यहाँ पर, अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं तो। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। कह रहे ट्राइड ऑफ न्यूक्लियाई दैट इज़ आइसोटोनिक। आपको बताना है कि कौन सा वाला आइसोटोनिक है, यानी कि जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो क्वेश्चन हमारे एक जैसे हो गए यहाँ पर। तो हम शुरू करते हैं वहीं फिर से ए से। जब 17 में से 9 जाता है तो यहाँ पर बचता है 8। ऐसे ही 15 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर भी 8 हो गया। 14 में से 6 गया तो फिर से 8 हो गया। तो आंसर तो फिर यही होना चाहिए, क्योंकि सबके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो सिमिलर ही आ रहे हैं। नाउ let's see this question number 29. What it is saying, the bond between carbon atom A and the carbon atom B in compound these involve the hybridization. इसमें कौन कौन सा hybridization दिखाया गया है। According to formula, अगर तुम इसको देखो तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ये सब वाला कार्बन जो जुड़ा हुआ है ये इससे जुड़ा होगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड हो, या फिर लेट्स से अगर इनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होगा तो फिर इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए एक और, ठीक, तभी यहाँ पर पॉसिबिलिटी हमको नज़र आती है। ठीक, तो ये पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये वाला जो कार्बन है ये होगा फिर sp, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड ये रहा और एक सिंगल बॉन्ड ये रहा। ठीक, तो ये तो हो गया sp। तो कौन सी में sp पहले दिया है, तो एक तो sp ये दिया है और एक sp ये दिया है। फिर बात करते हैं इस वाले की, ये कैसा होगा, तो देखें 1 2 और 3, तो ये जुड़ा हुआ है 3 से, दैट्स मीन ये आ गया sp2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सवाल। नाउ वी आर मूविंग टू ऑर्गेनिक पार्ट। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्रोलीन में बी रिटर्न एज। एक्रोलीन में जो हमारा पोलराइजेशन होता है उसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ जा सकते हैं और यहाँ से यूँ, ठीक, और कभी भी पार्शली चार्ज नहीं आ सकता ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन पे हमेशा आएगा पार्शली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे हमेशा आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं तो पार्शली पॉजिटिव चार्ज। ये ऑप्शन करेक्ट है इसके मुताबिक। असाइन द IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग। ये सवाल जो ग्रुप है ये है यहाँ पर हाइड्राजोन। ये जो रिएक्शन करे हुए तो इसको बोलते हैं हाइड्राजोन।
लेट्स से यहाँ पर क्या है 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल हाइड्रोजन, क्योंकि ये एल्डिहाइड रहा होगा। ठीक, तभी इसके बीच में रिएक्शन हुई होगी। यहाँ पर रिएक्शन कुछ ऐसी होती है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O H N2 और यहाँ पर होता है, यहाँ पर आएगा H2। ठीक, तो अब इनके बीच में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है कुछ इस तरीके से, और प्रोडक्ट बन क्या आता है कुछ ऐसा, डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, और वाटर निकल गया। इसी वजह से इसको बोलते हैं प्रोपेनल और इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। जैसे इसको बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक, और इसको बोलते हैं प्रोपेनल। दैट्स वाई इसका जो मेन नाम रहेगा वो ये हो जाएगा प्रोपेनल हाइड्रोजन। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, कह रहे हैं कि IUPAC नेम बताएं, तो देखिए अगर इस पूरे हिस्से की बात करें तो इस पूरे को हिस्से को बोलते हैं हम प्रीडीन। ये इसका जर्नल नाम है प्रीडीन, और IUPAC में ये एक्सेप्टेड है, तो हमारा ये यूज़ होने वाला नाम भी क्या होगा, प्रीडीन ही होगा। और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। ठीक, ऑर्गेनिक के अंदर, तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा। तो ये तो फंक्शनल ग्रुप की जगह ही पहुँचेगा। ठीक, तो यहाँ पे ये सारा नाम नहीं होगा। ठीक, फिर ये नाम भी नहीं होगा एबॉब, क्योंकि यहाँ पर तो नाम दिख रहा है मुझको। तो यहाँ पे क्या है, प्रीडीन, और तीसरे नंबर पर जोड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑफकोर्स तो ये हो जाएगा मेरा सही नाम। मार्च गैस, सड़ी गली जगहों से जो गैस निकलती है वो निकलती है मीथेन, तो इसे मार्च गैस बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डीकलराइज एल्कलाइन केमनोफोर। तो एल्कलाइन केमनोफोर को डीकलराइज करता है हमेशा, लेट्स से अगर तुम्हारे पास ये है और इसकी तुम रिएक्शन करवा दो एल्कलाइन केमनोफोर से। ठीक, जैसे आप रिएक्शन करवाओगे ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इसमें। ठीक, साथ में बनता है MnO2। ठीक, तो ये जो बना है हमारा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका कलर ख़त्म हो जाता है, यानी कि डीकलराइज हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा ये साहब, ये कर सकता है, यानी कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो बड़ी आसानी से कर सकता है। ओके, नाउ यहाँ पे बोल रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ 1 प्रोपेनॉल बाय द यूज ऑफ H2SO4 एंड सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट विद HI गिव्स। ऑल राइट, ठीक है, तो प्रोपेनॉल होता क्या है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है। तो CH3 CH2 CH2 OH, रिएक्शन करवाई हमने H2SO4 से। हम सब जानते हैं कि ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मीन्स ये OH निकलेगा यहाँ से और बीटा वाले कार्बन से निकलेगा एक H, यहाँ पे बन के आएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फिर करवाएंगे HI की प्रोसेस। जब HI से करवाएंगे तो यहाँ पे होगा रूल फॉलो होगा मार्कोनिकॉफ। ठीक, तो यहाँ पे जैसे मार्कोनिकॉफ होगा तो हाइड्रोजन जुड़ेगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और I जुड़ेगा जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यानी कि मेरे पास बन के आना चाहिए CH3 CHI, और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो दैट्स मीन B वाला प्रोडक्ट हो गया। ऑलराइट, यहाँ पे है एल्कोहलिक QH जो देता है हमें एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक, तो इसमें भी क्या है, ये जो है CH3 CH2I, यहाँ पर HI निकल जाएगा। ठीक है, HI निकलेगा तो यहाँ से I जाएगा और इस वाले से एक H जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आया वो आया CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब हम Br2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर दोनों जगह पर क्या जुड़ता है, Br जुड़ जाता है कुछ ऐसे।
जब आप KCN से रिएक्शन करवाओगे तो फिर ये क्या करेगा, इसको ये सब्स्टिट्यूशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट आना चाहिए CH2 CN CH2 और यहाँ पर CN, ठीक, जो कि तुम्हारा ये सवाल होगा। ओके, मेथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है, ठीक। तो एल्कोहल के जो एथाइलिन होता है या स्पिरिट होता है, उसके कंजप्शन को या उसके टेस्ट वगैरह को ख़राब करने के लिए उसमें मेथेनॉल मिला दिया जाता है। तो एथेनॉल और मेथेनॉल के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेथाइलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। कार्बोलिक एसिड बोला जाता है फिनॉल को, ये इसका जनरल नाम है, ठीक है। तो ये कार्बोलिक एसिड क्या हो जाएगा, इसका जनरल नाम हो जाएगा। IUPAC नेम ऑफ दिस, तो इसका IUPAC नाम दूसरी जगह पर या दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, जैसे 1 2 3 कीटोन ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, इसका नाम ये है 2-प्रोपेनॉन, ठीक। IUPAC की बात करें, ये क्या है, कॉमन नाम है इसका, जिसको हम बोलते हैं जनरली एसीटोन। इथेन डायोल हैज़ विच फंक्शनल ग्रुप, इथेन और डायोल, ठीक, इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो पहले तो समझ लो कि इथेन डायोल बोलते किसे हैं, इथेन डायोल बोलते हैं इसको, 2-एल्डिहाइडिक बोलते हैं इसे, ये इसका नाम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड अकाउंट फॉर द एसिडिक नेचर, कौन सी वाली स्ट्रक्चर एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो ऑफकोर्स जो एसिड की जैसी होगी वही एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। एसिटो एसिडिक एस्टर्स बिहेव एज, एसिटो एसिडिक एस्टर यानी कि जो एसिटो एसिडिक एस्टर होते हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, इनका सवाल है ये सवाल, ठीक। तो एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोक्सी कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं, ठीक। दूसरा सवाल है ये दे बिहेव एज ए कीटो कंपाउंड्स, ये बिहेव करते हैं कीटो कंपाउंड्स की तरह। तो आंसर इसका बोथ ऑफ दीज फेज, ये दोनों की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस चलता रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन यू गो थ्रू क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट यू सी, कि यहाँ पर इन्होंने पूछा है कि भाई इसके बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेज आने वाली है, जो भी इंटरमीडिएट स्टेज होगी वो स्टेज कौन सी होगी, ठीक। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें आइडेंटिफाई करना है कि इंटरमीडिएट स्टेज कौन सी है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि जब आप रिएक्शन करवाओगे इसकी किसी भी चीज़ के साथ, तो इंटरमीडिएट स्टेज कौन सी आनी चाहिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू यू, ठीक। तो यहाँ पर जो मटेरियल हो, जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने बेंजीन ले ली, मैंने रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर होगा नाइट्रेशन, ठीक। जब मैं नाइट्रेशन करवाऊंगा तो मेरे पास बन के आएगा ये। जब मैं इसका करवाऊंगा SN और HCl के साथ, तो यहाँ पर होगा फिर रिडक्शन, और उसके बाद ये जो तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप था ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तो आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए B, ठीक, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों को बढ़ाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आगे पूछा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटीज़ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि फॉलोइंग कंपाउंड की बेसिसिटी का करेक्ट ऑर्डर बता दो बस, ठीक। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से क्लियर हैं। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसके पास 2 ग्रुप हैं, ये इधर जाएगा और ये इधर, ठीक। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इट इज़ इन रेजोनेंस बट स्टिल द इलेक्ट्रॉन विल बी अवेलेबल, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, और निगेटिव चार्ज आ जाएगा अगर ये रेजोनेंस में भी जाता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो होगा ये। तो पहला यहाँ पे एक तो ये पॉइंट पहला है और ये पॉइंट पहला है, तो ये तो गए हमारे दोनों, ठीक। दूसरा है कि भाई अगला कौन सा होगा, तो अगले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है ये, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन वाले अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, दैट्स वाई इसको फोर्थ वाले को तो हम सबसे लास्ट में रखेंगे। तो फोर्थ दोनों ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिया है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ मेथाइल ग्रुप है और यहाँ पे एथाइल ग्रुप है, तो हमेशा क्या होता है, एथाइल ग्रुप क्या होता है, एक अच्छा डोनर होता है। तो हमारे पास ये एथाइल वाला आ गया, ठीक। चलो ये और देख लेते हैं, फिर ये मिथाइल ग्रुप बचता है, तो ये मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, और आप एक बार चेक करें तो ये भी पक्का यही करेक्ट होगा।
whether small molecule liberate in addition polymerization. No, एडिशन पॉलीमराइजेशन में कुछ भी रिमूव नहीं होता, क्योंकि ये बनता ही आपका एक तरीके से जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं उनसे। तो ये क्या हो जाएगा, नो वाला ऑप्शन करेक्ट है। नाउ ओवर हियर कह रहे हैं द सॉल्युबिलिटी ऑफ CA3PO4 का होल ट्वाइस इज वाटर इन वाटर इज वाई मोल पर लीटर। इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बता दो, इसका क्या होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। लेट्स से 3PO4 2 जब डिसोसिएट होगा बनाएगा CA3 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम PO4 3 नेगेटिव। ऑलराइट, इस तरीके से बनाएगा। ऑलराइट, ठीक है। अब ये तो था लेट्स से 1 स्टार्टिंग में, ये 0 0 था। डिसोसिएशन के बाद यहाँ पे क्या बनेगा 3s या 3y एक तरीके से बोलते हैं, और यहाँ पे बनेगा 2y। अगर हम Kp के फॉर्मूले में रखें इसको, तो यहाँ पर क्या होता है Kp Ksp के फॉर्मूले में रखें तो यहाँ पर क्या आता है हमारा 3y की पावर 3 और यहाँ पर आता है 2y की पावर 2। लेट्स से ये हो जाएगा 3 बार आया है तो 27 टाइम जाएगा, ठीक, y की पावर 3। ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 4y की पावर 2, ठीक। तो अगर हम 4 को 27 से कराते हैं तो 27 को 4 से कराने पर मेरा आ जाएगा 7 4 सा होता है 8 और 2 गया हमारा, फिर 7 2 सा हो जाएगा 8 और मतलब 10, y आ जाएगा मेरा 5। डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑलराइट, ए फिजिशियन विशेष टू प्रिपेयर अ बफर सोल्यूशन एट pH 3.85, ठीक, that efficiently resist change in pH yet contains only small concentration of buffering agent. Which of the following weak acid together with sodium salt would be best to use? इन्होंने जैसे ही सोडियम सॉल्ट का नाम लिया ना, तो यहाँ पर तुम लोगों को एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यहाँ पर जो एसिड होना चाहिए वो होना चाहिए एसिडिक, ठीक, क्योंकि नॉर्मली एसिडिक एसिड के साथ ही क्या बनते हैं, ऐसे कंपाउंड बन के आते हैं। तो यहाँ पे दिया है ना क्लोरोबेंजोइक एसिड, ये थोड़ा फास्ट होता है, क्लोरोसिनेमिक एसिड नहीं जी, यहाँ पे फिर से बेंजोइक एसिड दे दिया, तो मेरा ऑप्शन होगा ये सवाल, ठीक। अगर तुम सिर्फ सोच समझ के लगाने की सोच रहे हो तो ये आंसर के अकॉर्डिंग ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो तुम्हारे सॉल्ट अपॉन इसके बाद होती है एसिड, अगर इन दोनों की कंसंट्रेशन लगभग 1 हो जाए, तो जैसे ये 1 होगी तो जो तुम्हारा pH का फॉर्मूला होता है pH बराबर pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब एसिड या बेस कंसंट्रेशन। तो अगर ये 1 हो गई तो ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अभी जैसे 0 हुई है तो pK की वैल्यू किसके बराबर होगी pH के। अब इसका pK कितना दे रखा है 3.58 और यहाँ पर जो दे रखा है वो 3.85 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में काफ़ी कंपेटिबिलिटी आ जाएगी, यानी कि वैल्यू बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब है, ठीक। और वैल्यू जो भी हम एसिड लेते हैं उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम ही लेनी पड़ती है, तो दैट्स वाई, जिससे कि बफर सोल्यूशन बना रहेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। नाउ हियर द pH ऑफ 10 की पावर 10 NaOH सोल्यूशन इज़ नियरेस्ट टू, इनके किसके करीब होगी, ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम फिर वही बेसिक फार्मूला हमको पहले से पता है, उस फार्मूले के बेसिस पे देख लेते हैं। इन्होंने दिया है कि OH की जो कंसंट्रेशन है वो 10 की पावर -10 मोलर है। फार्मूला है मेरे पास वही, तो मैं जब इसको निकालूंगा तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर आ जाएगी माइनस लॉग और 10 की पावर -10। ये वैल्यू आगे आएगी तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर जो होगी वो 10 ही आ जाएगी, इंटू लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो POH जो आ गया मेरे पास दैट इज इक्वल टू 10। ये है मेरे पास pH। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं फॉर्मूले में अपने,
तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है हमारा कि भाई पी एच प्लस पी ओ एच जो होता है वो इक्वल टू होता है 14 के, ये इधर जाएगा तो मेरे पास पी एच बराबर आ जाएगा 14 माइनस 10 कम्स आउट टू बी 4, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होना चाहिए 4। देखते हैं हम ऑप्शंस में ये है आपका 4। ऑलराइट, यहाँ पे दिया है कि एक वीक एसिड है HX हैज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट 1 इंटू 10 की पावर, लेट मी चेक इट इज़ -5। Okay, it forms a salt NaX reaction with alkali. The degree of hydrolysis of 0.1 molar solution of NaX is, ये बताना है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कितनी होगी, सिर्फ और सिर्फ ये पता करना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो जनरली यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा रूट, और यहाँ पे जो आएगा आपका ये आ जाएगा KH इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा आपका C। ये फॉर्मूला हम जनरली यूज़ करते हैं। ये मेरी है डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ऑलराइट, अब K जो होता है वो बराबर होता है, जैसा इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, K जो होता है मेरा बराबर होता है KW अपॉन KA। ठीक, तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा बराबर रूट KW अपॉन KC। लेट्स से पुट द वैल्यू, KW की वैल्यू होती है 10 की पावर -14, KH की वैल्यू होती है, जो KA है इसकी वैल्यू दी है इन्होंने 10 की पावर -5, और ये दी थी इन्होंने पूरे का पूरा 10, यानी कि 10 की पावर -1। तो टोटल मेरे पास हो गया, यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं हम, 0.1 मोलर को हमने 10 की पावर -1 रख दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 10 की पावर -14, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा +6 +5, और इसको भी ऐड कर लो तो इसके अंदर फिर +1, तो दैट्स मीन मेरे पास जो वैल्यू आई वो आई 10 की पावर -8। इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 से गया और ये भी 2 से गया, तो यहाँ बचेगा 4, यानी कि 10 की पावर -4 आ गई मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालनी है। ठीक, तो ये वहाँ हो जाएगा 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर 2 प्लस का, यानी कि हम अगर 100 से करा रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आई 10 की पावर -2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 0.01%। लेस से कहाँ पर दिया है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर हम बात करें, यहाँ बोला है वैन इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH एंड 0.01 मोलर HCl आर मिक्सड, द हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन इज, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसनट्रेशन कितनी होगी। ठीक, लेस से ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि NaOH है, रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ, HCl के, बनेगा क्या NaCl + H2O। अब इन्होंने बोला है कि ये NaOH जो है वो 0.1 है, तो 0.1, और वॉल्यूम इन्होंने सेम बोला है, तो सपोज़ करो मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दूसरा है 0.01 और यहाँ पर भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा यहाँ पर आंसर आता है लेस से 10, और यहाँ पर मेरा आंसर आ गया 1। ऑलराइट, अगर मैं क्या करूँ, इसमें से इस 1 को, जो कि ये मटेरियल है और इसका जो मटेरियल है, उसमें से 10 - 1 कर दूँ तो मेरे पास आ गया 9। नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए, 9। अब टोटल ये 9 जो है लेस से, अगर हम इसी अमाउंट की बात कर रहे हैं कि लेफ़्ट अमाउंट किसकी होगी, ऑफ कोर्स तो लेफ़्ट अमाउंट होगी ऑफ NaOH, ये आ गए हमारे पास 9 नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम क्या करते हैं, इसको ही करते हैं मल्टीप्लाई, तो अब जो हमारे पास अमाउंट है 100 + 100 यानी कि 200 होगी। तो इस बार जो मोलरिटी निकल कर आई वो होगी 9 ऊपर, और नीचे लिख देंगे हम 200। ठीक है, अगर 200 से इसे डिवाइड करते हैं तो पहले अगर मैं 100 से करूं, 2 से करता हूं तो ये आएगा 45, फिर इस वैल्यू को लिख सकता हूं मैं 0.0 एग्जैक्ट 45। ठीक,
यानी कि 45 मतलब 4.5 को हम लिख सकते हैं 0.045। ठीक है, ये मेरे पास आ गई कंसनट्रेशन किसकी है, ये NaOH की। POH के फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं इसको, राइट, तो POH के फॉर्मूले में जब हम इस वैल्यू को रखेंगे, देन व्हाट यू फाइंड आउट दैट वी रियली नीड टू डिस्कस हियर। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस वैल्यू को रखने के बाद यहाँ पर आएगा माइनस लॉग ऑफ 0.045। ठीक, जिसको मैं दिखा सकता हूँ 4.5 से 4.5 इंटू 10 की पावर 2। ठीक, इसका आंसर काट पीट करने के बाद जब तुम आंसर तक पहुंचोगे तो इसका आंसर होता है अराउंड अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो दैट कम्स आउट टू बी 2.35 के, ये आंसर आ जाएगा POH का। अब हमको निकालनी क्या थी, हमको निकालनी थी pH प्लस POH इक्वल टू 2.35, यहाँ पर होता है 14, यहाँ पर हो जाएगा pH इक्वल टू 14 माइनस POH, ये वैल्यू रखें आप, तो 14 माइनस और ये आएगा 2.35। जब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू 12 पॉइंट समथिंग। लेट मी चेक इट वंस। तो ये 14.00 2.35, तो यहाँ पर आएगा फिर से 5, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6 पॉइंट, यहाँ पर आ रहा है आपका 1 नो वे। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू में थोड़ा करेक्शन होना है, इसकी वैल्यू अराउंड आ रही है यहाँ पर 1.35 एग्जैक्टली, ये इतनी वैल्यू होनी चाहिए इसकी। फिर इसके बाद आएगा 2.65 एग्जैक्टली, मुझे लगा था ये। तो इसका आंसर जो तुमको मिलेगा वो ये सब है, क्योंकि NaOH के केस में अगर हम वैसे भी आंसर देख रहे हैं तो ये आंसर इनकरेक्ट थे पहले ही, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर यही बन रहा था, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने के बिना ही हम इस बड़ी आसानी से इस आंसर को निकाल सकते थे। ओके, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।